फास्फोरस की खेत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? फास्फोरस बहुत रिएक्टिव है, बहुत क्रियाशील होता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है और जो भी हम फास्फोरस खाद डालते हैं खेत में, वो मिट्टी में जाके रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन के कारण फास्फोरस पानी में घुल नहीं पाता और जब ये घुलता नहीं है तो पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। फिर हम और फास्फोरस की खाद डालते हैं, ये फास्फोरस फिर रिएक्शन करता है, फिर पानी में अघुलनशील हो जाता है, कई सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है जो इनसॉल्युबल होते हैं और फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ नहीं पाती। तो हमारे खेती का खर्चा बढ़ता जाता है, लेकिन फास्फोरस खाद का हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? जब आप इस पूरे वीडियो को सुनेंगे तब समझ में आएगा। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये फास्फोरस करता क्या है मिट्टी में। जैसे मैंने आपको बताया, फास्फोरस बहुत रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी क्रियाशील होता है, ऑक्सीजन के साथ या किसी दूसरे न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है। अगर मिट्टी में कैल्शियम ज्यादा होता है तो ये फास्फोरस कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम फास्फेट बना देता है और ये पानी में नहीं घुलता है। अगर मिट्टी एसिडिक है, अम्लीय है, तो उसके अंदर जिंक ज्यादा होता है, आयरन ज्यादा होता है, एल्युमिनियम ज्यादा होता है। तो इस जिंक के या एल्युमिनियम के या आयरन के साथ रिएक्शन करके फास्फोरस अघुलनशील हो जाता है, जिसको हम जिंक फास्फेट बोलते हैं, फेरस फास्फेट बोलते हैं, एल्युमिनियम फास्फेट बोलते हैं। फिर ये पानी में बहुत धीरे धीरे घुलता है और पौधे को उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता जितनी मात्रा में जरूरत होती है। तो एक तरफ तो ये जहां मिट्टी की पीएच ज्यादा हो रही होती है वहां कैल्शियम के साथ रिएक्शन करता है, अम्लीय मिट्टी में एल्युमिनियम, जिंक और आयरन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये फास्फोरस बहुत ही कम उपलब्ध हो पाता है। तो इससे हमारा फास्फोरस वाली खाद पे खर्चा बढ़ता जाता है और मिट्टी के अंदर ही फिक्स होता रहता है। अब ये जो फिक्स हुआ फास्फोरस है, जो अघुलनशील हो गया है, इसे घुलनशील बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब ये पानी में घुलेगा तभी जड़ों को मिलेगा। तो इसको घुलनशील बनाने के लिए मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स चाहिए, कार्बनिक अम्ल जिसे हम कहते हैं। ये कार्बनिक अम्ल सूक्ष्मजीव पैदा करते हैं और ऑर्गेनिक मैटर जो जैविक पदार्थ को जब डिकम्पोजिशन होता है उसमें भी ये ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम अपने खेत के अंदर जैविक पदार्थों को मिलाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका डिकम्पोजिशन होगा, अपघटन होगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी, उससे कार्बनिक अम्ल मिलेंगे और ये कार्बनिक अम्ल इस कैल्शियम फास्फेट को घोलने का काम करेंगे या जिंक फास्फेट जो बना है उसको घोलने का काम करेंगे। तो जो फास्फेट अघुलनशील हो गया है, ये ऑर्गेनिक एसिड कार्बनिक अम्ल जो है उसको घोल देते हैं। तो हमें जैविक पदार्थों को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें जो फास्फोरस वाले जैव उर्वरक आते हैं, पीएसबी, उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइजर फास्फोरस वाले, ये इसको घोलने का काम करते हैं। और हमें अपने फसलों में माइक्रोराजा का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि माइक्रोराजा फास्फोरस को अपटेक ज्यादा करती है, अवशोषण ज्यादा करती है। तो ये फास्फोरस के रिएक्शन तो मिट्टी में होते ही हैं, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, इतना हम प्रयास कर सकते हैं कि जो फास्फोरस घुल नहीं पा रहा है उसको हम घोलने का प्रयास करें, जैविक पदार्थों को बढ़ा के, जैव उर्वरकों की मात्रा को बढ़ा के और माइक्रोराइजा को बढ़ा के। अगर ये स्थिति रहेगी तो फास्फोरस घुलनशील बनेगा और पौधों को उपलब्ध होगा। इसलिए अपने खेत में हमें जो हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, चाहे एसएसपी है, चाहे डीएपी है या एनपीके है, उसके साथ साथ हमें जैविक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो एफवाईएम हो, कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे हम हरी खाद का पहले प्रयोग कर लें। इसके साथ साथ हमें जैव उर्वरकों और माइक्रोराजा का भी प्रयोग करना चाहिए, ताकि हमारे खेत में जो फास्फोरस है ज्यादा से ज्यादा फसलों को मिले और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। धन्यवाद।